नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी देख रहे हैं। हरिशंकर परसाई ने 1991 के साल में एक लेख लिखा था, आवारा भीड़ के खतरे नाम से। इस लेख का कुछ हिस्सा आज मैं आपको सुनाता हूं। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। मुख्य तौर पर भीड़ के दो चरित्र होते हैं। अगर भीड़ अनुशासित हो तो उससे संबल मिलता है, उससे क्रांति करवाई जा सकती है। लेकिन जब भीड़ आवारा हो, अनियंत्रित हो, तब उसका कोई माई बाप नहीं होता। फिर वो उपद्रव करती है, कल तक थाली साझा करने वालों पर तलवार चलाती है। ऐसी भीड़ खून मांगती है। दूसरे किस्म की भीड़ इन दिनों भारत के अलग अलग हिस्सों में दिख रही है। हम लल्लन टॉप शो में इस विषय पर लगातार बात भी कर रहे हैं। आज के लल्लन टॉप शो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपलोड होते ही। लेकिन इस शो में हम भारत से इतर की खबरों पर, दुनिया की खबरों पर बात करते हैं। इसलिए आज फोकस स्वीडन और बांग्लादेश की भीड़, हिंसा और उसके परिणामों पर होगी। और इस भीड़ में भी धर्म का एंगल है, इसलिए गौर से सुनिएगा। पहले स्वीडन की कहानी। स्वीडन उत्तरी यूरोप में पड़ता है। किसी परी कथा वाले देश में जो कुछ गुण हो सकते हैं वो सब स्वीडन में है। अच्छी इकॉनमी, अच्छा जीवन स्तर, अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं, बुजुर्गों की देखभाल, बच्चे की पैदाइश पर माँ बाप के लिए 480 दिनों की पेड लीव, मुफ्त स्कूली शिक्षा, लैंगिक समानता, मजबूत लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्र मीडिया भी और भी बहुत कुछ। इसी वजह से स्वीडन की गिनती दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद और शांति अमन वाले देशों में होती है। इस शांति में पलीता लगाने के लिए लेकिन जैसे एक चिंगारी काफ़ी थी। और स्वीडन में ये चिंगारी एक कट्टरपंथी नेता की जबान से निकली। नाम रासमुस पलुदान, पेशे से वकील और चरित्र से नस्ल भेदी। पलुदान मुस्लिम विरोधी राजनीति के लिए कुख्यात है। वो 2017 में पहली बार चर्चा में आए, मुस्लिमों के खिलाफ नफरती वीडियोस बनाकर। पलुदान अक्सर कुरान को जलाने के वीडियो बनाया करते थे। दिसंबर 2018 में एक वीडियो में उनका बयान था, इस्लाम और मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इस धरती पर एक भी मुस्लिम ना बचे, तभी हम अपना मकसद पूरा कर सकेंगे। इन्हीं बयानों के चलते उन्हें 2 बार डेनमार्क में जेल भेजा जा चुका है। पहली बार 14 दिनों के लिए और दूसरी बार 1 महीने के लिए। फ्रांस उन्हें अपने यहाँ से डिपोर्ट कर चुका है। स्वीडन ने उन्हें 2 वर्षों तक देश में घुसने से रोक रखा था। इन सब के बावजूद पलुदान पर कोई असर नहीं पड़ा। 2017 में उन्होंने एक पार्टी बनाई, स्ट्राम कोर्स यानी कि हार्ड लाइन। ये 2019 में डेनमार्क में भी चुनाव लड़ी, हालांकि उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। स्ट्राम कोर्स का स्तंभ है इस्लाम और इमिग्रेंट्स के विरोध के आधार। ये लोग मुसलमानों को यूरोप से बाहर निकालने की बात करते हैं, मुस्लिमों के नरसंहार की भी अपील करते हैं। पलुदान और उनकी पार्टी का सबसे विभत्स चेहरा 2020 में देखने को मिला। अगस्त 2020 में पलुदान ने माल्मो शहर में रैली की इजाज़त मांगी। आवेदन में लिखा कि एक मस्जिद के बाहर एक रैली करना चाहते हैं। इस रैली में रासमुस जो भाषण देने वाले थे उसका मुद्दा था नॉर्डिक देशों में हो रहा इस्लामीकरण। नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड। पुलिस ने रैली को परमिशन देने से मना कर दिया, कहा कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन पलुदान के समर्थक अड़े थे। उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन दी, पुलिस ने इसे भी खारिज कर दिया। इस मनाही के बावजूद पलुदान रैली करना चाहते थे। वो डेनमार्क से स्वीडन के लिए निकले, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया और फिर वापस लौटा दिया गया। इस कार्रवाई से पलुदान के समर्थक नाराज हो गए। वो एक सुनसान जगह पर गए। वहां उन्होंने कुरान की एक कॉपी में आग लगाई, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। उन लोगों ने माल्मो में एक सभा भी की जिसमें कुरान की दूसरी कॉपी को पैर से मारकर जमीन पर फेंका गया। इस हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। जब ये खबरें माल्मो में मुस्लिम समुदाय के बीच फैली तो लोग इकट्ठा होने लगे। वे विरोध दर्ज कराना चाहते थे,
लेकिन शाम होते होते भीड़ दंगाइयों में तब्दील हो गई। कई कारें फूंक दी, दुकानों में तोड़फोड़ की। कई दिनों तक स्वीडन में यह दंगा होता रहा। एक अमन पसंद देश के लिए यह सदमे की तरह था। स्वीडन ने पलूदान पर 2 साल का बैन लगा दिया। कहा कि इस अवधि में आप हमारे देश में नहीं घुस सकते। जब तक पलूदान स्वीडन से बाहर रहे, शांति बरकरार रही, लेकिन स्थिति एक बार फिर से बिगड़ रही है। सितंबर 2022 में स्वीडन में चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव में पलूदान की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन इस बार वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। और ये महीना भी रमज़ान का है। पलूदान की पार्टी मुस्लिम विरोधी काम करके अपने लिए समर्थन जुटाना चाह रही है। उनका इरादा है स्वीडन के हर छोटे मोटे कस्बे में जाकर भड़काऊ भाषण देना और कुरान जलाना। इसी क्रम में 15 अप्रैल को ओरेबो शहर में पलूदान का कार्यक्रम रखा गया। मुस्लिमों ने इसके विरोध में दूसरी रैली निकाली। जब पुलिस रोकने आई तब उनके ऊपर पथराव भी किया। पुलिस की कई गाड़ियों में आगजनी भी की। हिंसा सिर्फ ओरेबो तक ही सीमित नहीं रही। राजधानी स्टॉकहोम के पास के कस्बे में भी झड़प हुई। इसके अलावा लिंकोपिंग और नॉर्कोपिंग भी हिंसा की चपेट में आए। कई पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पलूदान ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी हैं, लेकिन उन्होंने अपने मतलब की चीज़ निकाल ली। दंगे के बाद पलूदान ने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी और उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रही और विरोध प्रदर्शन कर रहे मुस्लिमों ने दंगा किया। पलूदान ने यह भी लिखा कि अगर मैं पुलिस की नाकामी की वजह से घायल हुआ या मारा गया तो ये स्वीडन, डेनमार्क और दूसरे नॉर्डिक लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। स्वीडन की घटना के बाद मुस्लिम देश भी नाराज हैं। इराक और ईरान ने स्वीडन के राजदूत को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। तेहरान में स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट भी हुआ। तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, इजिप्ट, यूएई समेत कई देशों ने भी एक सुर में नाराजगी जताई। ये तो हुई स्वीडन की बात। बांग्लादेश में भीड़ ने क्या किया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के न्यू मार्केट में इफ्तारी के दौरान स्टूडेंट्स और दुकानदारों के बीच झड़प हुई। मसला तिल बराबर था, लेकिन खींचकर ताड़ कर दिया गया और इसके चलते ढाका में पिछले कई दिनों से पथराव हो रहा है। झगड़े में एक की मौत हो गई है, दूसरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। 200 से ज़्यादा लोग घायल होकर अस्पताल में जमा हैं। अब सवाल ये कि मामला शुरू कहाँ से हुआ? ढाका में न्यू मार्केट के 4 नंबर गेट के पास फास्ट फूड की 2 दुकान हैं, वेलकम और कैपिटल। इनमें से एक ने ढाका कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक गुट को अपनी तरफ मिला लिया। इरादा ये कि जब कभी सामने वाले से लड़ाई हो तो वे उसकी तरफ से लड़ने आए। मीडिया रप्टों के मुताबिक 18 अप्रैल की रात टेबल लगाने को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। स्टूडेंट्स ने एक दुकानदार को पीटा, फिर बाकी के दुकानदार एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर स्टूडेंट्स की पिटाई कर दी। जब इसकी जानकारी कॉलेज तक पहुंची तब बाकी के स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगे, साथ में लाए लाठी, डंडा और पेट्रोल बम। 19 अप्रैल की सुबह तक मामला हाथ से निकल चुका था। पूरे दिन दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती रही, फिर पुलिस लगाई गई। काफ़ी कोशिशों के बाद हिंसा रुकी। और इन सब के बीच और क्या हुआ? ढाका कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि उनके स्टूडेंट्स मसला सुलझाने गए थे, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें घेर कर पीटा। कॉलेज प्रशासन ने 5 मई तक के लिए कॉलेज बंद कर दिया और स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने के लिए भी कहा। हालांकि उन्होंने कॉलेज छोड़ने से मना कर दिया है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं, हमारे लिए सुरक्षा का इंतजाम करिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सभी घायलों का इलाज कराने का आदेश दिया। कहा गया कि इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मार्केट में दुकानदारों और कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा कोई नई बात नहीं है। हालांकि झगड़ा इतना हिंसक पहले कभी नहीं हुआ था। बांग्लादेश से अमूमन हिंदू मुस्लिम दंगों की खबरें आती हैं, कभी मूर्ति पूजा को लेकर तो कभी ईश निंदा की अफवाहों के आधार पर। जो बांग्लादेश के बहुसंख्यक हैं मुस्लिम वहाँ के, वो एक उन्मादी भीड़ में तब्दील हो जाते हैं और जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उन पर हमले की खबरें आती हैं। फिर अलग अलग वजहें बताई जाती हैं और प्रशासन भी अपने ढंग से कार्रवाई करता है। पर मुद्दा क्या है? किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो व्यक्तिगत हो या भीड़ द्वारा प्रायोजित, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जिस तरह का ट्रेंड रहा है, बांग्लादेश की हालिया हिंसा से कोई अचरज नहीं होता। ये बस एक रिमाइंडर देती है, जो भीड़ धर्म के आधार पर दूसरे का घर जला सकती है, वही भीड़ व्यक्तिगत खुन्नस के लिए अपने ही लोगों का सर भी फोड़ सकती है। आवारा भीड़ किसी की सगी नहीं होती। कुल जमा बात ये कि आवारा भीड़ विश्वव्यापी है। उसका हृदय विशाल होता है, वो किसी सीमा में नहीं बनती और हिंसा उसका इकलौता चरित्र है। तो जब ये स्वीडन में होता है तब मुस्लिम निशाने पर होते हैं, जब ये बांग्लादेश में होता है तब मुस्लिम निशाने पर लेते हैं। और दोनों ही जगह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के
अलग अलग धर्म हो जाते हैं। वहाँ नॉर्डिक हैं जिनको लगता है वो पीड़ित हैं, और यहाँ पर हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक पीड़ित हो जाते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि इस भीड़ प्रायोजित दंगे के पीछे का विज्ञान क्या होता है? भीड़ की हिंसा के संबंध में 3 मुख्य कारण गिनाए जाते हैं। पहला, मैड मॉब थ्योरी, यानी भीड़ में लोग अपनी पहचान और सोचने समझने की क्षमता भूल जाते हैं, ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिसे संभवतः वो अकेले होने पर ना करें। दूसरा कारण सामूहिक हिंसा से जुड़ा है। जब अपराधी किस्म के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तब उनका असली चरित्र बाहर आता है। तीसरा कारण पहले के 2 तर्कों से जुड़कर बना है, द बैड लीडिंग द मैड, यानी बुरे किस्म के लोग किसी शांत भीड़ को भड़काकर अपने हिसाब से ढाल लें। ऐसे लोग भीड़ का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करते हैं। ठीक ठीक समझा जाए तो भीड़ की हिंसा की शुरुआत व्यक्ति के स्तर से होती है। अगर शुरुआती स्तर पर ही इसे सही राह दिखाई जाए तो इंसानी मूल्यों की बर्बादी रोकी जा सकती है। नवाज देवबंदी का एक शेर है, जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब दुनियादारी की सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया था। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के मना करने के बाद सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने मंत्रियों को शपथ दिलवाई। समारोह में 33 मंत्री बने, लेकिन कैबिनेट डिवीजन के नोटिफिकेशन में सिर्फ 28 का नाम दर्ज था। 5 मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर अभी भी विचार चल रहा है। 19 अप्रैल की शाम शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि कैबिनेट का गठन मियां नवाज शरीफ और गठबंधन के बाकी सहयोगियों से विचार विमर्श के बाद किया गया। हालांकि अंदर खाने मनमुटाव की खबरें भी आने लगी। कहा जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगी पोर्टफोलियो के बंटवारे से खुश नहीं है। मंत्रिमंडल में नवाज कैंप के नेताओं को दरकिनार किया गया। इस पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने आपत्ति भी जताई। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नाम अंतिम लिस्ट में न होने से भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्षी गठबंधन कई छोटी मोटी पार्टियों के मेल से बना है। उनमें से कई इमरान खान की सरकार में भी शामिल थी। अगर उन्हें सरकार में भी मनचाहा मेवा नहीं मिला तो उनका नाराज होना तय है। ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ की सरकार खतरे में पहुंच सकती है। दूसरी सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टीगेट स्कैंडल के लिए माफी मांगी। दरअसल उन्होंने जून 2020 में अपनी बर्थडे पार्टी अटेंड की। उस समय देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था। जैसे ही ये खबर सामने आई, हंगामा मचा। विपक्ष ने बोरिस जॉनसन से इस्तीफे की मांग की थी। अब जाकर उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी। बोरिस ने यह भी कहा कि उन्होंने जानबूझकर नियमों को नहीं तोड़ा। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये एक बर्थडे पार्टी है। पिछले हफ्ते इस पार्टी को अटेंड करने के लिए उनके ऊपर लगभग 6,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। बस जुर्माने पर ही थमता है आज का दुनियादारी। दुनिया भर की हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ और सोचिए वो लोकतंत्र कैसा होगा जहां प्रधानमंत्री पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। शुभ रात्रि।